आप सभी का खुश आमदीद। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ BECC 132। इस ब्लॉग का टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा आज का टॉपिक है ऑलिगोपॉली, कंसेप्ट ऑफ ऑलिगोपॉली, जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं ऑलिगोपॉली का तस्वुर। ऑलिगोपॉली एक मार्केट की वो शक्ल है जिसमें चंद बड़े फरोख्त कुंदनगान होते हैं जो मार्केट के एक अहम हिस्से पर काबिज होते हैं। इन फरोख्त कुंदनगान के दरमियान कीमत की पॉलिसी में बड़ी हद तक इन्हिसार पाया जाता है। चूंकि बेचने वालों की तादाद कम होती है, इसलिए एक बेचने वाले की कीमत और पैदावार के फैसले दूसरे बेचने वालों की कीमत और पैदावार के फैसले पर नुमायां असर डालते हैं। इसके नतीजे में मार्केट में सख्त मुकाबला, जिसे काटने वाले मुकाबला कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में सिर्फ चंद बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे मारुति, टाटा, फैट, फोर्ड, GM वगैरह। ऑलिगोपॉली की खुसूसियात: चंद कंपनियां मार्केट में चंद बड़ी कंपनियां होती है जो कि किसी कमोडिटी के लिए मार्केट पर गलबा रखती है। हर कंपनी मार्केट में एक नुमाया हिस्सा रखती है, यानी कि हर एक कंपनी का एक नुमाया हिस्सा रहता है, एक तरह का हिस्सा रहता है। ये मसनूआत की कीमत पर असर डाल सकती है। नंबर 2, खरीदारों की बड़ी तादाद, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। किसी कमोडिटी के खरीदारों की बड़ी तादाद होती है। तादाद इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी जो कस्टमर होगा, जो हमें खरीदार होगा, जो कि अपनी वांट को या अपनी तलब को तब्दील करके मसनूआत की कीमत पर असर नहीं डाल सकता। नंबर 3, दाखिले की रुकावटें, रेस्ट्रिक्शंस टू एंट्री। नई कंपनियों के दाखिले के मुख्तलिफ रुकावटें होती है। ये रुकावटें तकरीबन वही होती है जो इजादारी में होती है। जिस तरह से हमने देखा मोनोपोली में हमें दाखिले की रुकावटें थी, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस थी, वही रेस्ट्रिक्शंस ऑलिगोपॉली मार्केट में भी होती है। नई कंपनियों के दाखिले की कोशिशें इंतहाई मुश्किल या नामुमकिन होती है, यानी कि अगर कोई कंपनी कोशिश भी करेगी कि यहाँ पे मेरा दाखिला हो, तब भी वो नामुमकिन है, क्योंकि ये कंपनियां नहीं चाहेंगी कि हमें और ज्यादा कंपटीशन हो। हमने पहले ही बता दिया कि इसमें कुछ ही या चंद ही बड़े फरोख्त करने वाले हैं और जो कि मार्केट के एक अहम हिस्से पर काबिज होते हैं। ज्यादा इन्हिसार, नंबर 4 पॉइंट जो है वो है ज्यादा इन्हिसार। कंपनियों के दरमियान बहुत ज्यादा इन्हिसार पाया जाता है, यानी कि कंपनियों के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर एक कंपनी अपनी प्राइस पॉलिसी चेंज करती है तो दूसरी कंपनी को भी अपनी प्राइस पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। एक कंपनी की कीमत और पैदावार की पॉलिसी दूसरी कंपनियों की कीमत और पैदावार की पॉलिसी पर नुमाया असर डालती है। मिसाल के तौर पर अगर GM मोटर्स अपनी गाड़ियों की कीमत कम करती है तो फोर्ड मोटर्स भी ऐसा ही कर सकती है, वो भी अपने प्रोडक्ट की कीमत कम कर सकती है। इसीलिए कीमत या पैदावार पर
कार्रवाई करते वक्त एक कंपनी को मार्केट में दीगर कंपनियों के मुमकिन रद्द अमल का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 5, कंपनी की तलब की मुनहनी लाइन का तयन न होना, यानी कि हमें यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि डिमांड को हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, क्या वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, कि वो कौन सी लाइन को टच करती है, वो हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कंपनी को मार्केट में दीगर कंपनियों के मुमकिन रद्द अमल का ख्याल रखना चाहिए। कंपनी की तलब की मुनहनी लाइन का तयन न होना, ऑलिगोपॉली में कंपनी की तलब की मुनहनी लाइन का तयन करना मुमकिन नहीं होता है। यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है कि यहाँ ऑलिगोपॉली के अंदर डिमांड को जो है वो क्या है, किस शेप का है, क्या वो अपवर्ड्स है, क्या वो डाउनवर्ड्स है, क्या वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। इसीलिए यहाँ पे ऑलिगोपॉली में कंपनी की तलब की मुनहनी लाइन का तयन करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये पेश गोई करना मुमकिन नहीं है कि कीमत में क्या तब्दीली आएगी। जब कोई कंपनी अपनी कीमत कम करती है तो उसकी मसनूआत की तलब में इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी कंपनियां भी कीमत कम कर सकती है। जिस तरह से डिओपॉली में अक्सर होता है, अगर उनका प्रोडक्ट एक जैसा हो, अगर एक कंपनी जिस तरह से हमने बताया फोर्ड है, फोर्ड मोटर्स है या जीएम मोटर्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा है, इसीलिए अगर एक कंपनी अपनी कीमत कम करती है तो दूसरी कंपनी को भी अपनी प्राइस जो है, अपनी कीमत जो है, अपने प्रोडक्ट की कीमत जो है वो उसको कम करनी है। कार्टेल्स की तश्कील, जो हमें कार्टेल्स है, जो हमें एक एग्रीमेंट बन जाता है ताकि जो मुकाबला होता है कंपनियों के दरमियान वो खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं कार्टेल्स। कार्टेल्स की तश्कील, मुकाबले से बचने के लिए कंपनियां कार्टेल तश्कील दे सकती है। क्या होता है कार्टेल? कार्टेल कंपनियों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है ताकि ये जो प्राइस की लड़ाई है, ये जो यहाँ पे जो कंपनी की कीमत की लड़ाई है वो हमें खत्म हो जाए। इसी तरह से एक बाज़ाब्ता मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है जो कंपनियों के दरमियान होता है ताकि मुकाबले से बचा सके। ये एक मुश्तरका ऑलिगोपॉली की सूरत हाल है। इसके तहत पैदावार के कोटे और कीमतें मुकर्रर की जाती है, यानी कि क्वांटिटी कितनी वो पैदा करे, प्रोड्यूस करे, और कीमतें क्या रखे, क्या वो कीमतें एक जैसे रखे, क्या वो कीमतों को बढ़ाना खत्म करे, क्या वो कीमतों को घटाना खत्म करे। इसी तरह से जो ये मुश्तरका ऑलिगोपॉली की सूरत हाल है, इसके तहत पैदावार के कोटे और कीमतें मुकर्रर की जाती है। इसकी खुसूसियात और मसाइल पर ऊपर दी गई वजाहत के बाद क़ारीन ये जानना चाहेंगे कि मईशत दान यानी कि इकोनॉमिस्ट किस तरह कीमत और पैदावार के तयन का तज्जिया करते हैं। जो फर्मों की बाहिमी इन्हिसार और हरीफों के रद्द अमल के नमूनों के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ऑलिगोपॉली के मसाइल का आसान और मुतय्यन हल मुमकिन नहीं है। दूसरे लफ्जों में ऑलिगोपॉली में फर्मों के दरमियान बाहिमी इन्हिसार यानी कि इंटरडिपेंडेंस और नतीजतन फर्मों का एक दूसरे के रवैये पर रद्द अमल जाहिर करना कीमत और पैदावार के तयन के नजरिए को कायम करने में संगीन मुश्किलात पैदा करता है। ऑलिगोपॉली की मार्केट की सूरत हाल में फर्मों के बाहिमी इन्हिसार का एक अहम नतीजा ये है कि उसके तहत वसी पैमाने पर रवैये के नमूने मुमकिन हो जाते हैं। हरीफ अपने मकासद के हुसूल के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करने का फैसला कर सकते हैं। कम अज कम
जहां तक कानून इजाजत देता है। यानी कि प्राइस कितना ये डाउन करे, कितना डिक्रीज करे, इसमें वो कितना कम करे, वो हमें जितनी कानून इजाजत देता है। क्योंकि हमें हमेशा गवर्नमेंट जो है दो स्लैबें देती है, एक प्राइस फ्लोर होता है और प्राइस सीलिंग होता है। यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा एक प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना प्राइस बढ़ा सकता है और कितना कम वो अपने प्राइस को कर सकता है। इसमें कानून इजाजत देता है, जैसे उसने इजाजत दी हो वैसा ही काम करना है, या दूसरी इंतहा पर वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो कोई मुआहदा करते हैं तो ये बरकरार रह सकता है या खत्म हो सकता है, और मुआहदे मुख्तलिफ नमूनों की पैरवी कर सकते हैं। इसीलिए मुख्तलिफ मफरूजात के तहत ऑलिगोपोली में कीमत पैदावार के तयन का तज्जिया करने के लिए माइशतदानों ने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए हैं। ऑलिगोपोली की फर्मों के बाहिमी इन्हिसार से पैदा होने वाली एक और मुश्किल ये है कि इनफरादी फर्मों की दरपेश तलब के मुननी खतूत का गैर मुतय्यन होना। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है। ऑलिगोपोली में अगर एक प्राइस डिक्रीज करता है, दूसरा भी प्राइस डिक्रीज करने की कोशिश करता है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में ये बता सकते हैं कि ये बाहिमी इन्हिसार है। इस बाहिमी इन्हिसार की वजह से ऑलिगोपोली की फर्म ये फर्ज नहीं कर सकती कि जब वो अपनी कीमतों में तब्दीली करती है तो उसके हरीफ अपनी कीमतों और मिकदारों को मुस्तकिल रखेंगे। जब एक ऑलिगोपोली की फर्म अपनी कीमत में तब्दीली करती है तो उसके हरीफ रद्द अमल जाहिर करेंगे और अपनी कीमतों में तब्दीली करेंगे, जो बदले में सबके फर्म की तलब को मुतासिर करेगा। इसीलिए ऑलिगोपोली की फर्म के लिए यकीनी और मुअय्यन तलब का मुनखिद नहीं हो सकता, क्योंकि ये हरीफों के अपनी कीमतों में तब्दीली के साथ ही बदलता रहता है। मजीद बरा हरीफों की जानिब से एक फर्म की कीमत में तब्दीली के रद्द अमल के बारे में काफी गैर यकीनी सूरत हाल है। यानी जब एक ऑलिगोपोली फर्म अपनी कीमत में कमी करती है तो उसके हरीफ भी अपनी कीमतों में कमी करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या वो अपनी कीमतों को बगैर तब्दीली रखेंगे, क्या वो कोई चेंज नहीं लाएंगे, क्या वो अपने कंपटीटर के हिसाब से कीमतों में कमी करेंगे या नहीं करेंगे, या अपनी कीमतों को बगैर चेंज लाएंगे। अगर वो अपनी कीमतों में कमी करते हैं तो वो कीमतों में कमी कितनी करेंगे, इतनी ही, कम या ज्यादा। एक फर्म के लिए एक मुअय्यन और मुकर्रर तलब का मुनखिद तभी खींचा जा सकता है जब इसके हरीफों की कीमतें बगैर तब्दीली रहें, या ये पहले से मालूम हो कि वो एक खास तरीके से रद्द अमल देंगे। लेकिन ऑलिगोपोली में एक फर्म की कीमतों में तब्दीली पर हरीफों के रद्द अमल के बारे में कोई यकीन नहीं। इसलिए ऑलिगोपोली की फर्म की तलब के मुनखिद का आसानी से तयन नहीं किया जा सकता। जब एक ऑलिगोपोलिस्ट अपने सामने मौजूद तलब के मुनखिद के बारे में नहीं जानता तो वो कौन सी कीमत और पैदावार तय करेगा, इसका माशी तर्जे से पता नहीं चलाया जा सकता। दूसरे अल्फाज में, इन अदर वर्ड्स, ऑलिगोपोली में एक फर्म के लिए तलब की मुनखिद के गैर मुतय्यन होने की वजह से माशी नजरिया के जरिए कीमत और पैदावार के तयन का हल फराहम नहीं किया जा सकता। मुकम्मल मुसाबिकत, इजारादारी
और इजारा दाराना मुसाबिकत के हालात में एक इनफरादी फर्म के सामने एक मुकर्ररा तलब का मुनहनी खत होता है, जिसका एक मुअय्यन हाशिवी आमदनी का मुनहनी खत होता है। फिर मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने की उसूल की बुनियाद पर मुकम्मल मुसाबिकत इजादारी और इजारा दाराना मुसाबिकत के तहत कीमत और पैदावार के तयन के लिए मुकर्ररा हल हाशिवी आमदनी के हाशिवी लागत के बराबर होने से हासिल किया जाता है। ये हल ओलिगोपॉली में कीमत और पैदावार के तयन पर लागू नहीं किया जा सकता। बगैर किसी इजाफी मफरूजात के, चूंकि इनफरादी फर्म की तलब की मुनहनी और इसके नतीजे में हाशिवी आमदनी का मुनहनी गैर मुतय्यन या नामालूम होता है, इसीलिए मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने का मफरूजा अगरचे ओलिगोपॉली के हालात में दुरुस्त समझा जाए, कीमत पैदावार के तयन के लिए कोई मुतय्यन हल फराहम नहीं किया जा सकता, क्योंकि तलब की मुनहनी का गैर मुतय्यन होना एक रुकावट है। यहाँ तक कि जब ओलिगोपॉली की फर्में बाहिमी तौर पर मुआहदे नहीं करती, खां वो मुआहदा जारी हो या गैर जारी, या इनमें से किसी को फायदे के तौर पर मुंतखब करती है और उसके बजाय एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की कोशिश करती है, तो भी इस बात का कोई वाहिद और आसान हल मुमकिन नहीं है कि एक फर्म अपनी कीमत और पैदावार को कैसे मुकर्रर करेगी। इसकी वजह यह है कि एक फर्म के अक़दाम पर हरीफों के रद्द-ए-अमल के नमूनों के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल होती है। हरीफों के रद्द-ए-अमल के नमूनों की ये गैर यकीनी सूरत हाल ओलिगोपॉली के मसले का एक मुतय्यन हल फराहम करने में एक संगीन तज्ज़ियाती मुश्किल पैदा करती है। प्रोफेसर बामुल के हवाले से, जब एक कारोबारी शख्स अपनी हरीफों के मुमकिना रद्द-ए-अमल पर गौर करता है, तो उसे इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इसके हरीफ भी इस बाहिमी इंहिसार के मज़ाहिर को ध्यान में रखेंगे। फर्मों की एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशों से मुमकिना तौर पर एक उलझन पैदा होती है, जिसका बराह रास्त तज्ज़िया करना नामुमकिन हो जाता है। इस तरह ओलिगोपॉली के तो वो जो अब तहत के एक फर्म लामुंतही मुंतकी तरतीब की तवक्का कर सकती है, जैसे कि अगर मैं हरकत कर सकता हूँ तो सी कर सकता है, अगर ए कोई भी चेंज ला सकता है तो सी भी कर सकता है, तो फर्म बी भी कर सकता है, लेकिन वो ये भी सोच सकता है कि मैं इसके जवाब में हरकत बी में हरकत ही हूँ, और इस तरह लामुंतही तौर पर मजीद बरआं कीमत पैदावार के मसले का मुतय्यन हल दूसरे मार्केट के सूरतों, यानी कि मुकम्मल मुसाबिकत इजादारी और इजादाराना मुसाबिकत में इस मफरूजे के तहत आता है कि फर्मों का मकसद मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करना है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि हमेशा फर्में जो है वो मुनाफे पे ही काम करती है। हर एक फर्म ये चाहती है कि इसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन कुछ माइशी माहिरीन ने ओलिगोपॉली के हालात में मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने के मफरूजे की दुरुस्तगी को चैलेंज किया है। प्रोफेसर के मुताबिक ओलिगोपोलिस्ट तवील मुद्दत में मुस्तहकम मुनाफा के मुनासिब मिकदार के हुसूल की हिफाजत को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके
کہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرے۔ دوسری طرف پروفیسر بامول کا خیال ہے کہ آلیگوپولی کے حالات میں فرموں کا مقصد فروخت کو زیادہ سے زیادہ کرنا سمجھنا مناسب ہے۔ کچھ دوسرے معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ آلیگوپولی کی فرموں کے مینیجر اپنی خود کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کچھ اور جیسے آرائل مورس کا خیال ہے کہ فرمیں اپنی شرح نمو کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آخر میں کچھ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ آلیگوپولسٹ کسی چیز کو زیادہ سے زیادہ نہیں کرتے بلکہ وہ صرف مناسب منافع کی شرح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آلیگوپولی کی فرموں کے حقیقی مقصد کے بارے میں یہ تنازع خاص طور پر موجود ہے۔ آلیگوپولسٹ کے سب سے زیادہ ممکنہ مقصد کے بارے میں یہ تنازع آلیگوپولی کے تحت قیمت اور پیداوار کے تجزیے میں مزید غیر متعینی کی معرفی کرتا ہے۔ مذکورہ بالا کے پیش نظر آلیگوپولی کے مسئلے کا کوئی واحد متعین حل نہیں ہے بلکہ مختلف مفروضات کے تحت مختلف ممکنہ حل ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ معیشت دان یعنی کہ اکنامسٹ غیر متعینی کا کیا مطلب لیتے ہیں۔ جب کسی مسئلے کا کوئی واحد حل ممکن نہیں ہوتا تو معیشت دان عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ مسئلے کا کوئی متعین حل نہیں ہے۔ اس طرح معیشت دان عام طور پر غیر متعینی کے بارے میں بات کرتے ہیں جبکہ ریاضی دان متعدد حل کی بات کرتے ہیں۔ پروفیسر فرٹز مٹلب غیر متعینی کے معنی کو یوں بیان کرتے ہیں: عمومی طور پر معیشت دان غیر متعینی کی بات کرتے ہیں اگر دستیاب معلومات سوال کا محفوظ اور غیر مبہم جواب دینے کے لیے کافی نہ ہو، اگر وہ کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، مثلاً کچھ شرائط کے تحت کسی خاص شے کی قیمت کیسے تبدیل ہوگی، لیکن وہ پاتے ہیں کہ وہ ڈیٹا جو دیے گئے سمجھے جاتے ہیں دو یا زیادہ شاید لامتعینی تعداد کے جوابات کی اجازت دیتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ مسئلے کا کوئی متعین حل نہیں۔ تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ اوپر جو کچھ کہا گیا ہے اس کے باوجود معیشت دانوں نے آلیگوپولی کے مسئلے کا ایک متعین حل فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں کوئی واحد متعین حل نہیں ہے بلکہ مختلف مفروضات کے تحت متعدد متعین حل ہے۔ آلیگوپولی کے مسئلے کا متعین حل درج ذیل طریقوں سے فراہم کیا گیا ہے۔ اول، قیمت پیداوار تعین کے مسئلے کا ایک معین حل فراہم کرنے کے لیے کچھ ماہرین اقتصادیات کمپنیاں باہمی انحصار کو نظر انداز کرتی اور آلیگوپولسٹ نے فرض کیا ہے کہ جب آلیگوپولسٹ کمپنیوں کے فیصلوں سے باہمی انحصار ختم ہو جاتا ہے تو ان کے سامنے آنے والا طلب مننی معین ہو جاتا ہے اور اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر فرم کے نظریے کا معیاری تجزیہ آلیگوپولی کی قیمت اور پیداوار کے مسئلے کا ایک معین حل فراہم کرنے کے لیے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ آلیگوپولی کے کلاسیکل ماڈلز جیسے برٹرینڈ کے ذریعے پیش کیا گیا ہے یا کورناٹ اور برٹرینڈ کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں، ماڈلز زمرے میں آتے ہیں۔ ان ماڈلز میں آلیگوپولسٹ باہمی انحصار کو نظر انداز کیا گیا ہے، یعنی کہ جو ان کی انٹرڈیپینڈنس ہوتی ہے وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک سیلر نے اس وقت پرائس کم کیا ہے تو دوسرے ٹائم پہ وہ اپنے پرائس کو ایسے ہی رکھے گا، وہ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ہم تو کمی کریں گے لیکن وہ اپنا پرائس
कम करने के बाद और कम नहीं करेगा। कोर्नाट ने अपने मशहूर मॉडल में फर्ज किया कि हर ऑलिगोपॉलिस्टिक फर्म ये यकीन रखते हुए अपने पैदावार मुकर्रर करेगी कि इसके हरीफों की पैदावार मुस्तकहिम रहेगी, यानी कि वो वो कांस्टेंट रहेगी, वो कोई चेंज नहीं लाएगा। दूसरी तरफ बर्टेन ने फर्ज किया कि एक ऑलिगोपॉलिस्टिक फर्म कीमत मुकर्रर करेगी इस यकीन के साथ कि इसके हरीफों की कीमत गैर मुतगैर रहेगी। लेकिन ऑलिगोपॉली के तहत कीमत और पैदावार के तयन के लिए बाहिमी निसार को नजरअंदाज करना बुनियादी तौर पर गलत तरीका है। यहाँ पे ये बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो सही तौर पर लिखते हैं, मुअय्यन हल हासिल किया जा सकता है अगर ये फर्ज किया जाए कि ऑलिगोपॉलिस्ट अपने हरीफों की पॉलिसी पर अपने अमल के असरात का मद्देनजर नहीं रखते, जैसा कि मशहूर कोर्नाट और बर्टेन के हल में। लेकिन ये किस किस्म का तरीका बिल्कुल बेबुकत है, क्योंकि ये ऑलिगोपॉली मसला को हल करता है। सिर्फ इसके तर्जे से इसका सबसे अहम मुख्तलिफ पहलू ऑलिगोपॉलिस्ट की अपनी बाहिमी इंसार की शऊरियत को हटाने से। दूसरा तरीका ऑलिगोपॉली की कीमत और पैदावार के मसले का एक मुअय्यन हल फराहम करने के लिए ये है कि ऑलिगोपॉलिस्टिक फर्म अपनी हरीफों की जवाबी हरकत और हरकत का अंदाजा लगा सके। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ऑलिगोपॉली मॉडल्स मुख्तलिफ मफरूजों पर मबनी हैं जो मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल के नमूनों के बारे में हैं। चैम्बरलेन ने ये तस्लीम करते हुए कि ऑलिगोपॉलिस्ट कंपनियां अपने बाहिमी निसार से आगाह है, कुछ मफरूजे के रद्द-ए-अमल के नमूने के बारे में बनाए और एक मुअय्यन हल फराहम किया जिसके मुताबिक डिओपॉली या ऑलिगोपॉली के तहत इजादारी पैदावार और कीमत को इस तरह तय किया जाता है कि डिओपॉलिस्ट ऑलिगोपॉलिस्ट का मुनाफा मुश्तरका तौर पर ज्यादा होता है। पीएम स्विजी और ऑक्सफोर्ड के माहिरीन इक्तिसादियात हॉल और हेच ने फर्ज किया कि एक और ऑलिगोपॉलिस्टिक फर्म ये समझती है कि जब इसके जरिए कीमत में इजाफा किया जाएगा तो उसके हरीफ उसकी पैरवी नहीं करेंगे, जबकि कीमत में कमी का जवाब दिया जाएगा। इस किस्म के मफरूजे के साथ एक इनफरादी ऑलिगोपॉलिस्ट फर्म के सामने आने वाला तलब मननी मौजूदा कीमत पर एक मोड़ के साथ झुका हुआ होता है। तो इस मसले के झुके हुए तलब मननी के नक्ते नजर पर जो बहुत सारे दूसरे माहिरीन इक्तिसादियात ने दीगर रद्द-ए-अमल के नमूनों को फर्ज करते हुए मुख्तलिफ दीगर ऑलिगोपॉली मॉडल्स पेश किए हैं। अब यहाँ पे हमें जो फैक्टर मार्केट है, फैक्टर मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो हमें पैदावारी अवामिल हैं उनका हमें किस तरह से वो हमें मिल जाते हैं, जिस तरह से लेबर है, जिस तरह से कैपिटल है, हमें जहाँ पे भी उसकी फैसिलिटी मिल जाती है उसको हम बताते हैं फैक्टर मार्केट, क्योंकि यही फैक्टर्स होते हैं जो हमारी पैदावार को तय कर सकते हैं, जो हमें पैदावार को पॉसिबल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन किस तरह से होनी चाहिए, क्या इसमें ज़्यादा लेबर का हम यूज़ करेंगे, लेबर किस तरह से मिलेगा, लेबर की जो वेजेस है उसकी जो मजदूरी का मसला है उसको हम किस तरह से रखेंगे, या कैपिटल का जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो किस तरह से हमें तयन होगा। इस तरह से पैदावारी सलाहियत के तसव्वुरात, पैदावारी अवामिल की कीमतों का तयन कामिल और गैर कामिल मुसाबिकत की शराइत के तहत किस तरह किया जाता है, इसकी तफसीली मुताला करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम पैदावारी सलाहियत के मुख्तलिफ तसव्वुरात की वजाहत करें। इन तसव्वुरात की मालूमात जदीद नज़रिया कीमत अवामिल को समझने में बहुत मददगार होगी। इब्तिदा में ये वाज़ह करना मुनासिब है कि माहिरीन इक्तिसादियात अवामिल की पैदावारी सलाहियत में दिलचस्पी क्यों रखते हैं। हम पैदावारी सलाहियत में इसलिए दिलचस्पी रखते हैं
کیونکہ کسی عامل کو ملنے والی قیمت اس کی حدی مصنوعات کی قیمت پر منحصر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامل کو اس لیے طلب کیا جاتا ہے کیونکہ وہ براہ راست لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ عوامل اس لیے خریدے جاتے ہیں تاکہ ان کو کام پر لگایا جا سکے اور وہ ایسی اشیاء پیدا کرے جو براہ راست یا بالواسطہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ دیگر چیزیں برابر ہونے پر ایک عامل یونٹ کے ذریعہ اشیاء کی پیداوار میں جتنا زیادہ تعاون کیا جاتا ہے، مارکیٹ میں اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس طرح کسی عامل کی پیداواری صلاحیت اس کی قیمت کا اہم تعین کرنے والا عنصر ہوتی ہے۔ ہم پہلے ہی ایک سابقہ باب میں اوسط جسمانی پیداواری صلاحیت اور حدی جسمانی پیداواری صلاحیت کے تصورات کی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہاں دوبارہ کرنے کے لیے اوسط جسمانی پیداواری صلاحیت کل پیداوار کو استعمال کیے گئے عامل کی تعداد سے تقسیم کل پیداوار استعمال کیے اے پی کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اے پی ہوتا ہے ایوریج پروڈکشن۔ اوسط پیداواری صلاحیت کیے گئے عامل کی تعداد کسی عامل کی حدی جسمانی پیداواری کی صلاحیت اس وقت کل پیداوار میں ہونے والا اضافہ ہے جب دیگر عوامل کی مقدار کو فکسڈ رکھتے ہوئے ایک اضافی یونٹ کا استعمال کیا جائے۔ تاہم فکسڈ عوامل کو اس طرح سے ایڈجسٹ یا موافق سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ متغیر عامل کی مقدار بڑھائی جا سکتی ہے۔ جان رابنسن اور چمبرلین کے ذریعے غیر کامل مسابقت ایجاداری اور ایجاداری مسابقت کے تحت مصنوعات کی قیمت کے نظریے کی ترقی سے پہلے عوامل کی قیمتوں پر تبادلہ خیال کرتے وقت عام طور پر مصنوعات کی منڈی میں یا ہم بتائیں گے فیکٹر مارکیٹ کامل مسابقت کا مفروضہ بنایا جاتا تھا۔ مصنوعات کی مارکیٹ میں کامل مسابقت کے تحت حدی جسمانی مصنوعات کو پیسے کے لحاظ سے تبدیل کرنے کے لیے صرف مصنوعات کی قیمت سے حدی جسمانی مصنوعات کو ضرب دینا شامل ہوتا ہے، کیونکہ کامل مسابقت کے تحت ایک فرم کی مصنوعات کی قیمت ایک دی گئی اور مستقل مقدار ہوتی ہے۔ کامل مسابقت کے تحت حدی جسمانی مصنوعات کی پیشوی قیمت کا مطلب مصنوعات کی قیمت سے حدی جسمانی مصنوعات کو ضرب دینا ہوتا ہے۔ تاہم مصنوعات کی منڈیوں کے لیے غیر کامل مسابقت کے نظریے کی ترقی کے ساتھ دو مختلف تصورات حدی پیداواری صلاحیت کے بارے میں حدی مصنوعات کی قیمت اور ایم آر پی بڑے ہیں۔ وہ ہے حدی آمدنی مصنوعات۔ ایم آر پی حدی آمدنی مصنوعات۔ حدی آمدنی مصنوعات وہ اضافہ ہے جو کل قیمت مصنوعات میں ہوتا ہے جب دیگر عوامل پر خرچ کیے بغیر ایک اضافی یونٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ مارجنل ریونیو پروڈکٹ مارجنل فزیکل پروڈکٹ ایم پی پی کو مارجنل ایم آر پی ریونیو ایم آر مارجنل ریونیو ایم آر سے ضرب دے کر حاصل کی جاتی ہے۔ یہ مارجنل ریونیو پروڈکٹ ہی ہے جسے اکثر مارجنل ایم آر ملٹیپلائی ایم پی پی مارجنل پروڈکٹ یا مارجنل پروڈکٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ وی ایم پی مارجنل پروڈکٹ کی قیمت یہ مارجنل فزیکل پروڈکٹ کو پروڈکٹ کی قیمت یعنی اوسط ریونیو سے ضرب دے کر چونکہ مکمل مقابلہ کی حالت میں ایم پی پی ملٹیپلائی اے آر ایوریج ریونیو ایکول ٹو وی ایم پی مارجنل پروڈکٹ حاصل کی جاتی ہے۔ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کی لکیریں مکمل طور پر لچکدار ہوتی ہے اور اس لیے قیمت اور مارجنل ریونیو ایک برابر ہوتے ہیں۔ انفرادی فرم کی قیمت اور مارجنل ریونیو پروڈکٹ دوسرے کے برابر ہوتے ہیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے، لیکن چونکہ مونوپولی یا غیر مکمل مقابلے کی حالت میں اوسط ریونیو
या डिमांड की लकीरें नीचे की तरफ गिरती है और मार्जिनल रेवेन्यू की लकीरें औसत रेवेन्यू की लकीरों से नीचे होती है। कीमत मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं होती, इसलिए मोनोपोली या दीगर गैर मुकम्मल मुकाबले की हालत में मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं होती। VMP मार्जिनल प्रोडक्ट की कीमत MRP प्रोडक्ट की कीमत मोनोपोली या गैर मुकम्मल मुकाबले में प्रोडक्ट मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट VMP होती है। मार्जिनल प्रोडक्ट की कीमत के लाइन के नीचे होगी, जैसा कि शक्ल में VMP की लाइन MRP से ज्यादा होगी और एक ही VMP और MRP दिखाया गया है। इस तरह मुकम्मल मुकाबले की हालत में मायने रखते हैं, लेकिन गैर मुकम्मल मुकाबले की हालत में ये मुख्तलिफ होते हैं। ऊपर के जदूल में मफरूजा ये है कि मसनूआत की मार्केट में मुकम्मल मुकाबला मौजूद है, इसीलिए किसी इनफरादी फर्म के लिए मसनूआत की कीमत ₹2 इसकी पैदावार की सतह के साथ मुस्तकिल रहती है। जैसे जैसे मजीद लेबर की इकाइयों को मुलाजमत में लाया जाता है, कुल पैदावार बढ़ती है, लेकिन कम होती हुई शरह से, यानी मार्जिनल VMP फिजिकल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। कम होती हुई इजाफी वापसी का कानून अमल में है, चूंकि यहाँ पे VMP और कीमत के ज़रब के बराबर है। MPP फिजिकल प्रोडक्ट को ज़रब देकर मालूम किया जा सकता है। लिहाजा जब एक लेबर की इकाई मुलाजमत में लाई जाती है तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 25 है, चूंकि मसनूआत की कीमत ₹2 है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होगी। इसी तरह दीगर लेबर इकाइयों के लिए भी ये नोट किया जाएगा कि 25 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 50। VMP में जो मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रही है, जैसे जैसे मजीद लेबर इकाइयाँ मुलाजमत में लाई जाती है दूसरे इकाई के बाद, ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कम हो रही है, जो कि कम होती हुई वापसी कीमत MR के कानून के अमल में होने की वजह से है। चूंकि मुकम्मल मुकाबले में प्रोडक्ट मार्केट को ज़रब दे और यहाँ पे MRP के बराबर जो हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट AR एवरेज रेवेन्यू MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को मालूम किया जा सकता है। लिहाजा मुकम्मल मुकाबले में जो मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से MRP को ज़रब करे, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का मुवाजना उसके बराबर होगी। एक इजाफी लेबर इकाई मुलाजमत में लाने से फर्म के कुल रेवेन्यू में इजाफे के तौर पर बयान किया जा सकता है। इससे मालूम किया जा सकता है जो मुख्तलिफ पैदावार की सतह पर कुल रेवेन्यू को दिखाता है। जो दो मुसलसल कुल रेवेन्यू के दरमियान फर्क लेकर मालूम किया जा सकता है। दो मुसलसल कुल रेवेन्यू के दरमियान फर्क इजाफी लेबर इकाई की मुलाजमत के नतीजे में होता है। लिहाजा जब दो लेबर इकाइयाँ मुलाजमत में लाई जाती है तो कुल रेवेन्यू ₹140 है, जो कि दो लेबर इकाइयों से 70 यूनिट्स की पैदावार बेचने से हासिल होता है। जब एक और लेबर इकाई मुलाजमत में लाई जाती है, कुल पैदावार यूनिट्स और कुल रेवेन्यू ₹220 हो जाता है। लिहाजा इस इजाफी लेबर इकाई ने फर्म के कुल रेवेन्यू में ₹80 ₹220 की ₹140 का इजाफा किया है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इकाइयों को दो तरीकों से मालूम किया जा सकता है। अव्वल सब्सिक्वेंट MR, इस सूरत में MR को MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कीमत के बराबर है अगर हम उससे ज़रब देकर, और दूसरा दो मुसलसल कुल रेवेन्यू के दरमियान फर्क लेकर, जो कि इजाफी लेबर इकाई की मुलाजमत की वजह से होता है। यहाँ पे हमें एक टेबल को
समझना होगा, इसमें पहली कॉलम में यूनिट्स ऑफ ए फैक्टर, यहाँ पे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, यूनिट 6 है, यूनिट 7 है, यूनिट 8 है। ये फैक्टर कौन है? ये तो लेबर है। पहले एक लेबर यूटिलाइज किया, फिर दूसरा यूटिलाइज किया, फिर तीसरा यूटिलाइज किया, फिर हमने चौथा लेबर यूटिलाइज किया, फिर पांचवा यूटिलाइज किया, फिर हमने छठा यूटिलाइज किया, फिर सातवां, फिर आठवां। तो टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ? पहले जब हमारे पास एक लेबर था तो 25 यूनिट्स हासिल किए थे। फिर हमने जब दूसरा लेबर लगाया तो 70 यूनिट्स पैदा हो गए। तो जब हमने तीसरा लेबर लगाया, जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जाते हैं, 70 से 110, 110 से 145, 145 से 172, 172 से 191, 191 से 199, और जब आठवां लेबर लगाते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है। यहाँ पे हमें टीपी जो टोटल प्रोडक्शन है वो हमें 199 ही रहती है। जब हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे 25, पहले तो 25, इसके बाद यहाँ पे 45 का बढ़ावा हुआ, उसके बाद 40 का बढ़ावा हुआ, इसके बाद 35 का बढ़ावा हुआ, उसके बाद 27। यहाँ पे पहले पहले बढ़ता है, इजाफा जो होना है टोटल आउटपुट में वो पहले बढ़ जाता है, उसके बाद कम होता जाता है, उसके बाद 0 तक भी पहुंच जाता है। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो तो फिक्स्ड है, वो तो पहले भी 2 रुपए थी, उसके बाद भी 2, उसके बाद भी 2, उसके बाद भी 2, वो तो हमेशा 2 रुपए ही रहेगी जब तक हमारा फैक्टर 8 तक बढ़ गया है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एमपीपी को पीएक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को एमपीपी के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई 25 होता है 50, 2 मल्टीप्लाई 45 होता है 90, 2 मल्टीप्लाई 40 होता है 80, 2 मल्टीप्लाई 35 वो होता है 70, 2 मल्टीप्लाई 27 वो होता है 54, 2 मल्टीप्लाई 19 वो होता है 38, 2 मल्टीप्लाई 8 वो होता है 16, 2 मल्टीप्लाई 0 दैट इज 0। अब टोटल रेवेन्यू कितना आया? पहले आया 40, उसके बाद आया 140, उसके बाद आया 220, उसके बाद आया 290, उसके बाद आया 344, उसके बाद आया 382, उसके बाद आया 398, उसके बाद वही रहा हमारा टोटल रेवेन्यू जो कि 398, इसमें कोई भी इजाफा नहीं हो गया। अब हम देखते हैं कितना ऐड हुआ। पहले हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो 50 था, उसके बाद ये 50 से 90 हो गया, यानी कि यहाँ पे 90 का बढ़ावा हो गया, फिर 80 का इजाफा हुआ, फिर 70 का इजाफा हुआ, फिर 54 का इजाफा हुआ, फिर 38 का इजाफा हुआ, फिर 16 का इजाफा हुआ, फिर तो कोई इजाफा नहीं हुआ। इससे हम जान सकते हैं किस तरह से हम जो यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स जो है जैसे जैसे वो बढ़ाएंगे हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा, तो हमें मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कितना होगा, प्राइस कितना होगा, तो हमारा रेवेन्यू जब प्राइस देकर होगा तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा और रेवेन्यू में कितना इजाफा हो गया है। इससे हम ये जान सकते हैं। टेबल, ये वाला टेबल जो है ये हमें सारा कुछ बता रहा है कि हमें किस तरीके से हम इसको इजाफा निकालते हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हो। अब हम आ जाते हैं फिगर पे। मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ए फैक्टर ऑन एक्स एक्सिस और वीएमपी दिखाया है, एमआरपी दिखाया है, दैट इज ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, और इसकी जो कर्व है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, क्योंकि यहाँ पे हमें वीएमपी जो है वो है बराबर एमआरपी, यानी कि हमें मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर है वीएमपी। ये स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, जितना जितना हम फैक्टर बढ़ाते हैं उतना जो एमआरपी है जो वीएमपी है उतना वो डिक्रीज होता जाता है, यानी कि एक डिक्रीज, एक इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, इस तरह से ये जो कर्व है ये स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है। अब दूसरी फिगर पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ए फैक्टर, यहाँ पे हमें वीएमपी एंड एमआरपी ये कर्व डाउनवर्ड्स, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, और दूसरी कर्व भी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि फैक्टर को जितना जितना हम इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा एमआरपी जो है
वो भी डिक्रीज हो जाएगा, बीएमपी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से जो हमने आज डिस्कस किया वो था फैक्टर मार्केट, और हमें जो पिछला वाला एक टॉपिक रह गया था वो था ऑलिगोपॉली। तो जैसे आपने ये सारा समझ लिया ऑलिगोपॉली का तस्वर और फैक्टर मार्केट किस तरीके से, हमें ऑलिगोपॉली मार्केट क्या होती है, इसकी क्या शक्ल होती है, यानी कि ये मार्केट की एक और शक्ल है। जिस तरह से हमने मोनोपोली को डिस्कस किया, जिस तरह से हमने परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस किया, इसी तरह से ऑलिगोपॉली का जब हम तस्वुर लेते हैं ये भी एक मार्केट की शक्ल है जिसमें चंद बड़े फरोख्त कुंदनगान होते हैं जो मार्केट के एक अहम हिस्से पर काबिज होते हैं। इन फरोख्त कुंदनगान के दरमियान कीमत की पॉलिसी में बड़ी हद तक इन्हिसार पाया जाता है, यानी कि जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये एक दूसरे पे बहुत ही ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि बेचने वालों की तादाद कम होती है, क्योंकि फ्यू सेलर्स होते हैं, इसीलिए एक बेचने वाले की कीमत और पैदावार के फैसले दूसरे बेचने वालों की कीमत और पैदावार के फैसले पर नुमाया असर डालते हैं। इसके नतीजे में मार्केट में सख्त मुकाबला, यानी कि इनको बहुत ज्यादा हाईली कंपटीशन होता है, जिसे काटने वाले मुकाबला कहा जाता है, काट थ्रोट कंपटीशन। मिसाल के तौर पर भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट जहां पे सिर्फ चंद बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जिस तरह से मारुति है, टाटा है, फिएट है, फोर्ड है, जीएम है, ये तो कुछ ही लेकिन बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। यहाँ पे जो जब हम ऑलिगोपॉली की खुसूसियात पे नजर डालते हैं, यहाँ पे चंद कंपनियां फ्यू सेलर्स होते हैं, मार्केट में चंद बड़ी कंपनियां होती है जो कि किसी कमोडिटी के लिए मार्केट पर गलबा रखती हैं। हर कंपनी मार्केट में एक नुमाया हिस्सा रखती है, ये मसनूआत की कीमत पर असर डाल सकती है। खरीदारों की बड़ी तादाद, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, खरीदारों की बड़ी तादाद, यहाँ पे बहुत ज्यादा खरीदार होते हैं, किसी कमोडिटी के खरीदारों की बड़ी तादाद होती है। तादाद इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी फर्द अपनी तलब को तब्दील करके मसनूआत की कीमत पर असर नहीं डाल सकता। रेस्ट्रिक्शंस टू एंट्री, यहाँ दाखिले के लिए रुकावटें, नई कंपनियों के दाखिले के मुख्तलिफ रुकावटें होती हैं। ये रुकावटें तकरीबन वही होती हैं जो इजादारी में होती है, जो कि हमें मोनोपोली में भी हुआ करती थी, वैसे ही रेस्ट्रिक्शन ऑलिगोपोली में भी होती है। नई कंपनियों के दाखिले की कोशिशें इंतहाई मुश्किल हो या नामुमकिन होती हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस, जिसको हम बोलते हैं ज्यादा इन्हिसार, कंपनियों के दरमियान बहुत ज्यादा इन्हिसार पाया जाता है। एक कंपनी की कीमत और पैदावार की पॉलिसी दूसरी कंपनियों की कीमत और पैदावार की पॉलिसी पर नुमाया असर डालती है। मिसाल के तौर पर अगर जीएम मोटर्स अपनी गाड़ियों की कीमत कम करती है तो फोर्ड मोटर्स भी ऐसा ही कर सकती है। इसीलिए कीमत या पैदावार पर कार्रवाई करते वक्त एक कंपनी को मार्केट में दीगर कंपनियों के मुमकिन रद्द-ए-अमल का ख्याल रखना चाहिए। कंपनी की तलब की मुननी लाइन का तयन न होना, ऑलिगोपोली में कंपनी की तलब की मुननी लाइन का तयन करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये पेश गोई करना मुमकिन नहीं है कि कीमत में क्या तब्दीली आएगी। जब कोई कंपनी अपनी कीमत कम करती है तो उसकी मसनूआत की तलब में इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी कंपनियां भी कीमत कम कर सकती है। कार्टेल्स की तश्कील, मुकाबले से बचने के लिए कंपनियां कार्टेल तश्कील दे सकती है, वो कार्टेल्स बना सकती है। ये एक बाज़ाब्ता माहिदा होता है, यानी कि कार्टेल्स जो है ये एक एग्रीमेंट होता है जो कंपनियों के दरमियान होता है
ताकि मुकाबले से बचा जा सके। ये एक मुश्तरका ऑलिगोपोली की सूरत हाल है। इसके तहत पैदावार के कोटे और कीमतें मुकर्रर की जाती है। इसकी खुसूसियात और मसाइल पर ऊपर दी गई वजाहत के बाद क़ारिईन ये जानना चाहेंगे कि माइशतदान किस तरह से कीमत और पैदावार के तयन का तज्जिया करते हैं। फर्मों की बाहिमी निसार और हरीफों के रद्द-ए-अमल के नमूनों के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ऑलिगोपोली के मसाइल का आसान और मुतय्यन हल मुमकिन नहीं है। दूसरे लफ्जों में ऑलिगोपोली में फर्मों के दरमियान बाहिमी इंहिसार और नतीजतन फर्मों का एक दूसरे के रवैये पर रद्द अमल जाहिर करना कीमत और पैदावार के तयन के नजरिए को कायम करने में संगीन मुश्किलात पैदा करता है। ऑलिगोपोली की मार्केट की सूरत हाल में फर्मों के बाहिमी इंहिसार का एक अहम नतीजा ये है कि उसके तहत वसी पैमाने पर रवैये के नमूने मुमकिन हो जाते हैं। हरीफ अपने मकासद के हसूल के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करने का फैसला कर सकते हैं, कम अज कम जहाँ तक कानून इजाज़त देता है, या दूसरी इंतहा पर वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो कोई मुआहदा करते हैं तो ये बरकरार रह सकता है या ख़त्म हो सकता है, वो सब कार्टेल्स की वजह से, और मुआहदे मुख्तलिफ नमूनों की पैरवी कर सकते हैं। इसलिए मुख्तलिफ मफरूज़ात के तहत ऑलिगोपोली में कीमत पैदावार के तयन का तज्जिया करने के लिए माइशतदानों ने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए हैं। ऑलिगोपोली की फर्मों के बाहिमी इंहिसार से पैदा होने वाली एक और मुश्किल ये है कि इनफरादी फर्मों के दरपेश तलब के बुनियादी खतूत का गैर मुतय्यन होना, जैसा कि पहले बयान किया गया है। बाहिमी इंहिसार की वजह से ऑलिगोपोली की फर्म यह फर्ज नहीं कर सकती कि जब वो अपनी कीमतों में तब्दीली करती है तो उसके हरीफ अपनी कीमतों और मिकदारों को मुस्तकिल रखेंगे। जब एक ऑलिगोपोली की फर्म अपनी कीमत में तब्दीली करती है तो उसके हरीफ रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे और अपनी कीमतों में तब्दीली करेंगे, जो बदले में सबका फर्म की तलब को मुतासिर करेगा। इसलिए ऑलिगोपोली की फर्म के लिए यकीनी और मुअय्यन तलब का मुननिखात नहीं हो सकता, क्योंकि यह हरीफों के अपनी कीमतों में तब्दीली के साथ ही बदलता रहता है। मजीद बरआ हरीफों की जानिब से एक फर्म की कीमत में तब्दीली के रद्द-ए-अमल के बारे में काफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। यानी जब एक ऑलिगोपोली फर्म अपनी कीमत में कमी करती है तो उसके हरीफ भी अपनी कीमतों में कमी करेंगे या नहीं, या क्या वो अपनी कीमतों को बगैर तब्दीली रखेंगे। अगर वो अपनी कीमतों में कमी करते हैं तो वो कीमतों में कमी कितनी करेंगे, इतनी कम या ज़्यादा। एक फर्म के लिए एक मुअय्यन और मुकर्रर तलब का मुननिखात भी तभी खींचा जा सकता है जब इसके हरीफों की कीमतें बगैर तब्दीली रहे, या ये पहले से मालूम हो कि वो एक खास तरीके से रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन ऑलिगोपोली में एक फर्म की कीमतों में तब्दीली हरीफों के रद्द-ए-अमल के बारे में कोई यकीन नहीं, इसलिए ऑलिगोपोली की फर्म के तलब के मुननिखात का आसानी से तयन नहीं किया जा सकता। जब एक ऑलिगोपोलिस्ट अपने सामने मौजूद तलब के मुननिखात के बारे में नहीं जानता तो वो कौन सी कीमत और पैदावार तय करेगा, इसका माशी तरीके से पता नहीं चलाया जा सकता। दूसरे अल्फाज में ऑलिगोपोली में एक फर्म के लिए तलब के मुननिखात के गैर मुतय्यन होने की वजह से माशी नजरिया के जरिए कीमत और पैदावार के तयन का हल फराहम नहीं किया जा सकता। मुकम्मल मुसाबिकत, इजादारी और इजादाराना मुसाबिकत के हालात में एक इनफरादी फर्म के सामने एक मुकर्रर तलब का मुननिखात होता है, जिसका एक मुअय्यन हाशवी आमदनी का मुननिखात होता है। फिर मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने की उसूल की बुनियाद पर मुकम्मल मुसाबिकत, इजारादारी और इजादाराना मुसाबिकत के तहत कीमत और पैदावार के तयन के लिए मुकर्रर
मुकर्ररा हल हाशवी आमदनी के हाशवी लागत के बराबर होने से हासिल किया जाता है। ये हल ऑलिगोपोली में कीमत और पैदावार के तयन पर लागू नहीं किया जा सकता बगैर किसी इजाफी मफरूजात के। चूंकि इनफरादी फर्म की तलब की मुननी और इसके नतीजे में हाशवी आमदनी का गैर मुतय्यन या नामालूम होता है, इसीलिए मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने का मफरूजा अगरचे ऑलिगोपोली के हालत में दुरुस्त समझा जाए, कीमत पैदावार के तयन के लिए कोई मुतय्यन हल फराहम नहीं किया जा सकता, क्योंकि तलब की मुननी का गैर मुतय्यन होना एक रुकावट है। यहाँ तक कि जब ऑलिगोपोली की फर्में बाहिमी तौर पर मुआहदा नहीं करती, खा वो मुआहदा ज़ाहिरी हो या गैर ज़ाहिरी या इनमें से किसी को फायदे के तौर पर मुंतखब करती है और इसके बजाय एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की कोशिश करती है, तो भी इस बात का कोई वाहिद और आसान हल मुमकिन नहीं कि एक फर्म अपनी कीमत और पैदावार को कैसे मुकर्रर करेगी। इसकी वजह यह है कि एक फर्म के इकदाम पर हरीफों के रद्द-ए-अमल के नमूनों के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल होती है। हरीफों के रद्द-ए-अमल के नमूनों की ये गैर यकीनी सूरत हाल ऑलिगोपोली के मसले का एक मुतय्यन हल फराहम करने में एक संगीन तज्जियाती मुश्किल पैदा करती है। प्रोफेसर पामूल के हवाले से जो उन्होंने बताया है कि जब एक कारोबारी शख्स अपने हरीफों के मुमकिन रद्द-ए-अमल पर गौर करता है, तो उसे इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इसके हरीफ भी इस बाहिमी निसार के मुजर को ध्यान में रखेंगे, यानी कि दे विल कंसिडर, यहाँ पे वो उनके एक्शन को कंसिडर करेंगे। ये एक सेलर को नहीं सोचना है कि वो उसके एक्शन को ध्यान में नहीं रखेंगे। फर्मों की एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशों से मुमकिन तौर पर एक उलझन पैदा होती है, जिसका बराह रास्त तजिया करना नामुमकिन हो जाता है। इस तरह ऑलिगोपोली के जो हरकत है, जिस तरह से अगर हम ए के तहत एक फर्म लामुंतही तक की तरतीब की तवक्का कर सकती है, जैसे कि अगर मैं हरकत कर सकता हूँ, सी भी कर सकता है, लेकिन वो ये भी सोच सकता है कि मैं इसके जवाब में हरकत बी मैं हरकत हूँ और इसी तरह लामुतानी तौर पर मजीद बरा कीमत पैदावार के मसले का मुतय्यन हल दूसरे मार्केट के सूरतों और इस मफरूजे के तहत आता है कि फर्मों का मकसद मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, लेकिन कुछ माशी माहिरीन ने ऑलिगोपोली के हालत में मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने के मफरूजे की दुरुस्तगी को चैलेंज किया है। तो इनके मुताबिक ऑलिगोपोलिस्ट तवील मुद्दत में मुस्तहकम मुनाफा के मुनासिब मिकदार के हुसूल की हिफाजत को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करे। दूसरी तरफ प्रोफेसर बामोल का ख्याल है कि ऑलिगोपोली के हालत में फर्मों का मकसद फरोख्त को ज्यादा से ज्यादा करना समझना मुनासिब है। कुछ दूसरे माशी माहिरीन का ख्याल है कि ऑलिगोपोली की फर्मों के मैनेजर्स अपनी खुद की इफादियत को ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ और जैसे आर.एल. मोरिस का ख्याल है कि फर्में अपनी शरह नमू को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करती है। आखिर में कुछ माहिरीन इक्तिसादियात का कहना है कि ऑलिगोपोलिस्ट किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ मुनासिब मुनाफा की शरह हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऑलिगोपोली की फर्मों के हकीकी मकसद के बारे में यह तनाज़ा खासतौर पर मौजूद है। ऑलिगोपोलिस्ट के सबसे ज्यादा मुमकिन मकसद के बारे में यह तनाज़ा ऑलिगोपोली के तहत कीमत और पैदावार के तर्जे में मजीद गैर मुतय्यन की मरफ़ी करता है। पैदावारी सलाहियत जो हमें पैदावारी अवामिल की कीमतों का तयन कामिल
اور غیر کامل مسابقت کی شرائط کے تحت کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلی مطالعہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم پیداواری صلاحیت کے مختلف تصورات کی وضاحت کریں۔ ان تصورات کی معلومات جدید نظریہ قیمت عوامل کو سمجھنے میں بہت مددگار ہوگی۔